चीन की न्यूक्लियर तैयारी पर यह सनसनीखेज खुलासा टीवी9 भारतवर्ष कर रहा है। 12 साल में अपने एटमी हथियार तिगुना करेगा चीन। ये ड्रैगन की नई चाल ही कहा जाएगा। 2035 तक चीन के पास होंगे 900 एटमी वॉरहेड्स। रक्षा क्षेत्र से जुड़े सोर्सेस का यह बहुत बड़ा दावा है। तो आप देखिए चीन किस तरह से लगातार तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। अभी ज्यादा वक्त गुजरा नहीं है। आपने देखा चीन की तरफ से कैसे जासूसी का जो प्रकरण है वो सामने आया। अमेरिका पहले से तिलमिलाए बैठा हुआ है और अब चीन की और नई तैयारी सामने आ रही। तैयारी ये कि वो अपनी न्यूक्लियर पावर को 3 गुना बढ़ाएगा। 2035 तक उसका टारगेट है। 900 वॉरहेड्स को तैयार करने का तो मंशा क्या है? आखिर चीन किस तरफ इस दुनिया को लेकर जाना चाहता है? आइए अब आपको चीन की न्यूक्लियर प्लानिंग की पूरी डिटेल बताते हैं। बिग वॉल के जरिए चीनी न्यूक्लियर प्लान लीक हो गया है और वो जो प्लान लीक हुआ है वो आपके सामने। चीन की आशंका ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से जंग तय है, इसलिए वो चाहता है कि अपनी तैयारी फुल प्रूफ कर ली जाए। चीन की प्लानिंग क्या है? 2035 तक 3 गुना न्यूक्लियर वॉरहेड को तैयार करना है। खुद को भविष्य के लिए तैयार करना चाहता है। 12 वर्ष में 900 एटमी वॉरहेड्स का जो जखीरा है वो तैयार कर लेना चाहता है। 2035 की डेडलाइन। जिनपिंग की मुहर भी बाकायदे इस पर लग गई है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। नई प्लानिंग को लेकर राष्ट्रपति जिनपिंग ने ब्लूप्रिंट को मंजूरी दे दी है। तभी हम बोल रहे हैं कि जिनपिंग की मंजूरी मुहर लग गई है। अब यूएस का अनुमान क्या है? यूएस की आशंका क्या है? चीन के पास 2035 तक 1500 एटमी वॉरहेड संभव है, यानी गिनती इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक्सपर्ट्स की चिंता क्या है इसको भी आप जानिए। कुछ एशियाई देश बदल सकते हैं अपनी रणनीति। चीन को देखा देखी नई जो होड़ है परमाणु हथियारों को लेकर वो बढ़ती हुई नजर आएगी। एक्सपर्ट्स की चिंता क्या है? नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी बदल सकते हैं कुछ देश, क्योंकि चीन से जब खतरा होगा तो जाहिर सी बात है इसका असर होगा। हमारे साथ इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान मौजूद है उनसे आपका परिचय करा दे। प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर हमारे साथ मौजूद हैं, साउथ एशियन स्टडीज के एक्सपर्ट हैं जेएनयू से। सर आपका स्वागत है। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी सर हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी डिफेंस एक्सपर्ट और साथ ही डॉक्टर सुमित कुमार झा फॉरेन एक्सपर्ट। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ओपी तिवारी सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। इससे पहले आपने देखा चीन की तरफ से जो मंशा थी वो जासूसी को लेकर सामने आई। अब नई मंशा इस दुनिया को ऐसा लग रहा है कि चीन परमाणु हथियारों की नई होड़ में और परमाणु हथियारों की जंग में झोंक देना चाहता है इस तैयारी के साथ। देखिए गौरव, ये परमाणु हथियारों का ये ऑलरेडी जखीरा इतना बड़ा है विश्व में कि वो पूरे विश्व को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन जो चीन की जो मंशा है चीन को आगे बढ़ने की, नंबर 1 आने की, ये सिचुएशन ऐसी हो गई है जहां अमेरिका और नाटो फोर्सेज मिलकर रूस को तो वीक कर दिया और अमेरिका की भी हालत उतनी अच्छी नहीं है बिकॉज नाटो ग्रुप उसमें भी कुछ फ्रैगमेंट हो गया है, ग्रुप हो गया है और उसमें उसका फुल सपोर्ट नहीं मिलेगा। इवन अमेरिका के अंदर उसके खिलाफ उनके खिलाफ भी एक भावना उत्पन्न हो रही है। ये चीन को एक बड़ा मौका है जहां पर अपने आप को एक इस्टेब्लिश कर सकता है। जहां न्यूक्लियर वॉरहेड्स का सवाल है, रशिया के पास सबसे ज्यादा वॉरहेड्स विश्व में थे, अमेरिका से भी ज्यादा थे। लेकिन ये जो है ये एक सांकेतिक है और दिखाना लेकिन सर ये जो टारगेट रखा गया है कि भाई 12 साल में हम 900 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं वो बना लेंगे, उनको अपने पास जमा कर लेंगे, इसके पीछे कोई खास रीजन, कोई मकसद आपको नजर आता है? ये मिशन 2035 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं समीर, केवल लक्ष्य ये है कि अपने आप को पावरफुल दिखाना, अपने आप को ताकतवर दिखाना और ये दिखाना कि मैं एक विश्व में ग्लोबल पावर बन चुका हूँ, एक अधिकार है मेरा, मैं अमेरिका और रशिया से टक्कर ले सकता हूँ, ये चीज है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये न्यूक्लियर वेपन्स कभी यूज होंगे और अगर यूज हुए तो वो केवल जिस कंट्री के अगेंस्ट यूज होंगे वही बर्बाद नहीं होगी, पूरा विश्व बर्बाद होगा। ये बिल्कुल सही है और ये सब लोग जानते हैं, जितने भी विश्व के लीडर्स हैं इन सबको मालूम है। लेकिन वो एक दूसरे को संदेश देने के लिए सर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी बनी हुई है। लेकिन प्रोफेसर भारद्वाज सर मेरा सवाल इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम चीन के खिलाफ डॉजियर के लिहाज से भी तथ्य रख देते हैं, बावजूद इसके कुछ होता नहीं है। चीन अपने टारगेट को अचीव करने के लिए
जिस मंशा के साथ काम करना चाहता है वो करने में कामयाब भी होता है। उसी के लिहाज से आज की ये रिपोर्ट बड़े खुलासे भी कर रही है चीन के उस मिशन को लेकर। आपसे बातचीत करने से पहले एक और बड़ी खबर, जहां पर ताइवान के खिलाफ चीन की आक्रामकता को लेकर अगली बड़ी खबर हमारे पास है, क्योंकि ताइवान के पास अब देखे गए हैं 2 PLA एयरक्राफ्ट। अब 4 चीनी नेवी वॉरशिप्स के होने की ये जो खबर है, ये किस लिहाज से आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या संकेत दे रही है? चर्चा करने से पहले देखिए चीनी घुसपैठ के खिलाफ ताइवान की फोर्स कैसे अलर्ट नजर आ रही है। भारद्वाज सर, देखिए 2-3 बातें हैं। पहली बात कि जिस तरीके का माहौल बन रहा है और जिस तरीके का इंटरनेशनल सिस्टम डेवलप हो रहा है, वो सेल्फ हेल्प सिस्टम डेवलप हो रहा है। इसमें जो राइजिंग पावर, जिसमें चाइना को मैं कहूँगा मिलिट्री अपने आप को राइज कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि न्यूक्लियर का जो पर्पज है, 2 तरीके से उसको वर्ल्ड ने देखा। पहला डिटरेंस के रूप में देखा और दूसरा पॉलिसी अपनाया, अप्रोच अपनाया, नो फर्स्ट यूज। तीसरी बात आपने बिल्कुल सही की कि चीन का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, पाकिस्तान के संदर्भ में देख लीजिए, या ईरान और बाकी देशों के संदर्भ में बहुत ख़राब है। अब चौथी बात यह है कि चीन एक एस्पिरेशनल पावर है और उसका राइज पीसफुल नहीं है। अब वो क्या कर रहा है कि अब वेट कर रहा है, देख रहा है और अपनी शक्ति को एक्यूमुलेट कर रहा है, क्योंकि चीन के चारों तरफ खतरा है। लेकिन सुमित जी, ये जो होड़ चली है न्यूक्लियर प्लान की, सर आऊंगी मैं आपके पास, यहाँ से जवाब ले लेते हैं। न्यूक्लियर प्लान की जो होड़ सी मची हुई है, सब अपने अपने न्यूक्लियर हथियारों को तैयार कर रहे हैं। सबसे पहला वो कौन सा देश होगा जो एन प्लान के साथ आगे बढ़ेगा? क्योंकि अब चीन का नाम भी सामने आने लगा है अमेरिका और रूस के बाद। ये कहना तो कठिन है कि कौन ऐसा देश होगा जो न्यूक्लियर तैयारियों को देखते हुए क्या लगता है आपको? फिर भी कठिन है ये कहना कि कौन सा देश पहला होगा जो इसका उपयोग करेगा। लेकिन इस बात को मत भूलिए कि कोई पहली बार ऐसा नहीं होगा कि जब कोई देश परमाणु हथियार का प्रयोग करेगा। अमेरिका एक ऐसा पहला मुल्क है और अभी तक का आखिरी मुल्क है जिसने न्यूक्लियर हथियार का, बम का प्रयोग किया, जापान का, और उसका हम, यानी ये बस अपनी ताकत की नुमाइश है। इसकी ताकत की नुमाइश नहीं, इसका 2-3 पहलू है। एक तो ये देखिए, जब इस समय अमेरिका का ये रिपोर्ट आ रहा है कि 1500 नंबर हो जाएगा परमाणु एटम बम का और आर्म्स का, तो इसका सांकेतिक पहलू ये है कि देखिए चीन किस तरीके से अपना एटॉमिक जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और इसका खामियाजा पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा। कारण इसका ये है कि जैसा कि सर बता रहे थे, पाकिस्तान को उसने एक्सपोर्ट क्या हुआ था, ईरान को क्या हुआ था, नॉर्थ कोरिया को क्या हुआ है। तो ऐसे रोग एलिमेंट्स जो हैं, और रसिया उसके केंद्र में है, इस सब के केंद्र में अभी रसिया है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा परिदृश्य आने वाले समय में यह न बने कि चीन सेंटर हो जाए, एक्सपोर्ट जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो एक्सपोर्ट का वो केंद्र बन जाए और दुनिया विध्वंस की तरफ और आगे बढ़े। चलिए, ये बहुत ही जबरदस्त एनालिसिस आपने किया है कि इस वक्त सभी अपनी अपनी रणनीतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चीन की एक और खबर है, चीन की महिला ने खरीदा है जापान का आइलैंड का सौदा होने के बाद ये जानकारी सामने आई है। जानकारी बाहर आने पर जापान में एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। चीनी बिजनेस फर्म के लिए आइलैंड खरीदने की खबर सामने आ रही है। ये देखिए, चीन को लेकर के ऐसी खबर सामने आ रही है। यही वो महिला है जिसने अपना वीडियो जारी करके बताया है कि एक आइलैंड खरीदा है और आइलैंड खरीदने के बाद ये जानकारी डिस्क्लोज हुई है, सबके सामने आई है। अब ये नई खबर कैसी है, इसको लेकर के क्या जानकारियां मिल रही हैं, ये आगे आपको बिग वॉल पर पॉइंट वाइज समझाने वाले हैं डिटेल में। चीन से लगातार कई ऐसी नई खबरें सामने आ रही हैं जो कि ये बताने को और सोचने को मजबूर करती हैं कि आखिर चीन में चल क्या रहा है, क्या पक रहा है ड्रैगन के मुल्क में। आइए डिटेल में हम समझते हैं कि चीन ने कैसे संदिग्ध तरीके से जापानी आइलैंड में एक सनसनीखेज घुसपैठ की कोशिश की गई है। अब आपको हम बिग वॉल पर सारी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहली जानकारी है सवाल के साथ, जापान में क्या हुई है चीनी घुसपैठ, क्योंकि जापान और चीन की टेंशन जग जाहिर है। यानाहा आइलैंड को चीन की एक महिला ने खरीद लिया है, ये जानकारी सामने आ गई है। अब बताया जा रहा है कि ओकिनावा मेन आइलैंड के पास है यानाहा आइलैंड, जो कि ये बताता है कि चीन ने एक तरीके से घुसपैठ कर ली है जापान का एक आइलैंड खरीदने के साथ। इंसानों के रहने लायक यानाहा आइलैंड नहीं है, अगर नहीं है तो फिर क्यों खरीदा गया। चीन की महिला के नाम का खुलासा भी नहीं किया गया है। यह भी नहीं बताया गया है कि जापान के इस आइलैंड को खरीदने वाली महिला का नाम है क्या। आइलैंड खरीदने वाली महिला 30 साल की बताई गई है, उम्र तो सामने आ गई है लेकिन नाम सामने नहीं आया है। महिला ने क्या कहा इस पे, उसका कहना है कि उसके रिश्तेदार की कंपनी ने ये आइलैंड खरीदा है, यानी वो खुद ये नहीं एक्सेप्ट कर रही है कि उसने ये यानाहा आइलैंड जो बताया जा रहा है वो खरीदा है।
कंपनी को चीनी बिजनेस में विशेषज्ञता हासिल है। जिस कंपनी के बारे में कहा जा रहा है कि जिस कंपनी ने ये आइलैंड खरीदा है, चीनी महिला ने आइलैंड पर दौरे का वीडियो भी शेयर किया है, वही वीडियो जो थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे। तो जापान में क्या चीन ने कर ली है घुसपैठ, ये बहुत ही बड़ा सवाल है और इसके ऊपर और भी जानकारी मिल रही है। ये जानने के लिए सीधे अपर स्टूडियो का रुख करते हैं। तो चीन एक ऐसा देश जो दुनिया के लिए परेशानी का सबब तो बन ही चुका है और हमारे एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि चीन जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है उसकी बड़ी वजह है कि चारों तरफ से चीन घिर चुका है। सबसे गैर भरोसेमंद और संदिग्ध होने की वजह से ड्रैगन ने अपनी विश्वसनीयता तो हमेशा से खो दी है, लेकिन अब यह समझना जरूरी है कि आखिर चीन की साख पर ये 7 बड़े संकट कौन कौन से हैं। चर्चा से पहले ये 7 बड़ी बातें आपके सामने, जहां चीन की साख पर 7 संकट के तहत सैन्य आक्रामकता, पहले उसको लेकर एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि सुपर पावर बनने की चाहत में ही अमेरिका समेत कई देशों से चीन दुश्मनी तो मोल ले चुका है। दूसरी बड़ी बात है अविश्वसनीय कमिटमेंट पूरे ना करने का भी चीन का पुराना इतिहास रहा है। तीसरी बड़ी बात है संदिग्ध चरित्र, और कोविड से लेकर जासूसी बलून तक कई बड़े ऐसे मामले जिसको लेकर चीन हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। विस्तारवादी नीति को लेकर भी कई बड़े सवाल, और कर्ज जाल में किस तरीके से फांसकर छोटे देशों पर चीन ने कब्जे के इरादे से अपनी नीयत जग जाहिर की है। नीयत में खोट, इसी के लिहाज से 5वां बड़ा पॉइंट, जहां पड़ोसियों की जमीन हथियाने की चीन की फितरत पुरानी है। अब ट्रेड में बेईमानी को लेकर भी कई बड़े तथ्य सामने आ चुके हैं, जिसके तहत गलत तरीके से व्यापार और कारोबार का विस्तार चीन हमेशा करता आया है। अब लोकतंत्र विरोधी इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि खुद अलोकतांत्रिक होने की वजह से ही लोकतंत्र से चीन चिढ़ता भी रहता है। भारद्वाज सर, आपसे इस बारे में चर्चा करने के साथ साथ मैं उस महिला का वो वीडियो भी दिखा रही हूँ, क्योंकि पिछले महीने यानी कुछ दिन पहले जनवरी में ही जिस लिहाज से ये वीडियो सामने आया वो कई बड़े सवाल इसलिए खड़ा करता है। हमने जो 2 दिन पहले स्पाई बलून के ओवरऑल एनालिसिस में वो जगह दिखाई थी जहां पर एयर डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनते हैं, उसी के बिल्कुल करीब एक चाइनीज फर्म नजर आती है। वो कौन फर्म थी? जो यूएस में है। अब देखिए, जापान एक ऐसा आइलैंड खरीदा जा रहा है जहां चीन की खुद की पॉलिसी नहीं है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, चीन खुद किसी को ओन करने नहीं देता है इंडिविजुअली किसी भी तरह की आइलैंड। अब ये जापान में किया जा रहा है, वो भी चाइनीज महिला जिसकी सीक्रेसी बरकरार रखी जा रही है। एक बार फिर से नीयत को लेकर सवाल। देखिए, 2 बातें हैं। पहली, ये चाइना का इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म है। चाइनीज अपनी कंपनीज को पहले भेजता है, अफ्रीका में भेजा और बाकी देश दुनिया में भेजा। अब दूसरा, उसका इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक करने की कोशिश करता है। साउथ एशिया में हब एंड टोटा, अब उसको कहते हैं इकोनॉमिक यूज़ के लिए, लेकिन स्ट्रेटेजिक है। यही मायने जापान में भी लगाए जा सकते हैं कि इन्होंने इकोनॉमिक, क्योंकि जो वर्ल्ड है वो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसीज हैं। देश भी चाहता है कि हमारे आर्थिक विकास होगा, लेकिन चीन उसका स्ट्रेटेजिक फायदा उठाना चाहता है। दूसरी बात कि जिस तरीके लेकिन चीन फायदा उठाना चाहता है, ये तो अभी अमेरिका में भी हमें नजर आया। अमेरिका में जब बलून दाखिल हुआ तो कहा गया कि भाई चीन जासूसी करना चाहता है। यहां पर जापान को लेकर कहा जा रहा है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को, चतुर्वेदी जी, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पर उसे ये करने क्यों दिया जा रहा है? जापानी अथॉरिटीज जो हैं उन्होंने तो पूरा चेक किया होगा ना कि कौन सी महिला है, किस देश से इसका ताल्लुक है, ये अगर आइलैंड खरीद रही है तो इसके पीछे मंशा क्या है, ये तो चेक हुआ होगा ना। बिल्कुल समीर, आप सही कह रहे हैं। ये बहुत ड्यूबियस डील है। एक 30 वर्ष की महिला इस तरह का अगर बिजनेस करती है और इस तरह से एक डील करती है, जरूर संदिग्ध है। मैं नहीं समझता कि इसमें इतना कुछ जो बाहर आ रहा है वो सही है। काफी कुछ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। हो सकता है ये इंफॉर्मेशन वॉर का भी एक हिस्सा हो जो अमेरिका चीन के अगेंस्ट चला रहा हो और उनको दिखा रहा हो कि तुम ये कर रहे हो, ये कर रहे हो। और शायद किसी और मुल्क की ये महिला होती है तो इतने सवाल भी नहीं खड़े होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर, अमेरिका के बाद कनाडा के आसमान में भी जासूसी की आशंका है। कनाडा के आसमान में देखा गया है संदिग्ध ऑब्जेक्ट। अमेरिकी F-22 जेट ने इस संदिग्ध ऑब्जेक्ट को मार गिराया है। उत्तरी कनाडा के यूकोन में हुआ ऑपरेशन, ये जानकारी दी गई है जस्टिन ट्रूडो की तरफ से। कनाडा के एयर स्पेस का उल्लंघन कर रहा था ये ऑब्जेक्ट जिसे मार गिराया गया है। तो ये बड़ी जानकारी कनाडा से सामने आ रही है। तो देखिए, ये बड़ा डेवलपमेंट है। उत्तरी अमेरिका के आसमान में 15 दिनों के अंदर आसमानी ऑब्जेक्ट पाए जाने की ये दूसरी बड़ी घटना है। ये हो क्या रहा है? इससे अमेरिका से लेकर कनाडा और मैक्सिको तक हड़कंप मचा हुआ है। इससे जुड़ी कुछ अहम डिटेल्स ये रही आपके सामने। चीन का स्पाई जेट
कनाडा क्या नया टारगेट है? कनाडा के यूकोन में दरअसल ये संदिग्ध ऑब्जेक्ट देखा गया है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। कनाडा के एयर स्पेस में ये ऑब्जेक्ट देखा गया। कनाडा ने अमेरिका से बाकायदा मदद मांगी। दोनों देशों के फाइटर जेट्स ने इस ऑब्जेक्ट पर फायरिंग की। अमेरिकी F-22 जेट ने इस संदिग्ध ऑब्जेक्ट को मार गिराया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूकोन में ये पूरा ऑपरेशन हुआ। नॉर्डैक कमांड ने ये ऑपरेशन अंजाम दिया। जस्टिन ट्रूडो ने इसकी जानकारी दी है। 28 जनवरी को अमेरिका में देखा गया था जासूसी गुब्बारा। 4 फरवरी को कैरोलिना के समुद्री तट के ऊपर स्पाई बलून को मार गिराया गया। और अब ये संदिग्ध ऑब्जेक्ट तिवारी जी नजर आता है कनाडा में, जिसे टारगेट करके हिट किया गया, नेस्तनाबूद किया गया। मंशा चीन की क्या नजर आ रही? समीर, ये पॉइंट अच्छा इशू क्या अभी तक देखिए, अमेरिका को देखिए। अमेरिका के पास अपना बॉर्डर के पास कोई दुश्मन नहीं है। वो अपने ऊपर कभी कंसंट्रेट नहीं किया। इसकी वजह से क्या करता है, क्योंकि कहीं पर भी विश्व में जहां भी जाके कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये चाइना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि ताकि अमेरिका जागे और देखे कि तुम्हारी बाउंड्रीज भी सुरक्षित नहीं है। इस तरीके से छोटे मोटे भेजना और उनका रिएक्शन टेस्ट करना, यह इंटेलिजेंस भी होता है ताकि हमें क्षमता पता चल सके। नहीं, और इससे अमेरिका का वो दावा भी पुख्ता नजर आ रहा है जब वो ये कहता हुआ नजर आया था कि भाई इस तरह का खतरा जो है स्पाई करने का, स्पाई बलून्स का, वो सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। 40 देशों में ऐसे स्पाई बलून्स भेजे जा रहे हैं। समीर, बाकी देश तो इसका खाजिबा तो बुक रहे हैं, उनको तो फेस कर रहे हैं सब चीजें क्या हो रही है। लेकिन अमेरिका को ये पहली बार हो रहा है कि अमेरिका की बाउंड्री के अंदर घुस के किसी ने कुछ किया है। ये चाइना का कदम तो मैं अगर इंडियन होने के अनुसार एक तो अप्रिशिएट करूंगा, ताकि जिस तरीके से अमेरिका यूक्रेन में, कोरिया में, जहां जाके विश्व में चारों तरफ अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जब तक उसकी फौज वापस आके अपने सेफ गार्ड के लिए मजबूत ना हो तब तक उनको सोचना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, ताकि चाइना ये चाहता है कि अमेरिका अपने ऊपर कंसंट्रेट करे, बाकी जगह वो करे। बाकी और देश भी आ गए हैं जो उसका सामना कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। इस बीच चौपी तिवारी सर, एक और बड़ी खबर है चीन को लेकर ही। यह हम आपको बता दें, चीन में रेडियो जॉकी की संदिग्ध तरीके से हत्या हुई है। पीपल्स रेडियो को होस्ट करता था पेंग शून नाम का यह शख्स, रेडियो जॉकी। सीसीपी की कैद में रहते हुए कर दी गई इसकी हत्या। 30 साल के पेंग के शरीर पर जख्मों के कई निशान पाए गए हैं। उस रेडियो जॉकी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 30 साल का ये रेडियो जॉकी, और बड़ी बात ये सामने आ रही है कि सीसीपी की कैद में ही इसकी हत्या हुई है, ये बताया जा रहा है। डॉक्टर सुमित, क्या बोलना चाहेंगे? आखिर ये क्यों हुआ? क्या इसके पीछे आपको वजह नजर आ रही? क्योंकि इससे पहले भी चीन में कई बार संदिग्ध परिस्थितियों में लोगों की, खास तौर पर वो लोग जो शी जिनपिंग, उनके प्रशासन का विरोध करते हैं, उनके साथ ऐसा सलूक होता रहा, और अब ये ताजा मामला है। क्या लग रहा है आपको इसमें? इसी कड़ी में एक नया पहलू आप हम इसे जोड़ के देख सकते हैं कि सीसीपी के कब्जे में था, रेडियो जॉकी था। अब उसने क्या कहा कि वो शी जिनपिंग के विरुद्ध चला गया और उसकी हत्या कर दी गई। ये तो स्थिति चीन में तो है ही। वहाँ तो मीडिया फ्रीडम है ना, इंडिविजुअल लिबर्टीज है। तो इस तरीके की बातें तो एक हम देख ही सकते हैं कि चलता रहता है। इसीलिए तो चीन हमेशा से ये कहता रहा है कि हम लोकतंत्र हैं, और इस बात की उसकी बड़ी ये होती है कि हमें ये नहीं कहा जाता कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, अपने तरीके के लोकतंत्र हैं, जिसका पहलू हम देख रहे हैं। यानी या तो हत्या कर दी जाती है या तो गायब कर दिया जाता है। ठीक है, यही लोकतंत्र है। नहीं, इसमें मैं जो इसका मोडस ऑपरेंडी हमको समझना पड़ेगा। देखिए, चाइना जो है, चाइना एक डिक्टेटोरियल एस्टेब्लिशमेंट है, और वो अमेरिका और भारत की तरह काम नहीं करता है। उनके नागरिकों को मजबूर किया जाता है कि आप नेशनल स्ट्रीम के हिसाब से काम कीजिए, और वो नागरिक चाहे वो जापान में काम कर रहे हो, अमेरिका में काम कर रहे हो, क्योंकि और उनका लिंक जो होता है उनकी फैमिली से जोड़ के रखते हैं। चाइनीज आर वेरी क्रिटिकल टू देयर सिटीजन्स, टू ऑपरेशन के लिए, अपने सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। रूस के सैटर्न 2 लॉन्च प्लान को लेकर ज़ेलेंस्की भड़क गए। रूस से शांति पहल करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। 24 फरवरी से पहले ICBM सैटर्न 2 की लॉन्चिंग दरअसल संभव है। दुनिया का सबसे विध्वंसक एटमी हथियार माना जाता है सैटर्न 2 को, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी मच सकती है। और उसकी लॉन्चिंग को लेकर रूस और यूक्रेन में तनाव चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पर कह दिया है कि रूस के इन खतरनाक इरादों को देखते हुए अब उससे बातचीत संभव नहीं है।
और आइए आपको दिखाते हैं कि अमेरिका और रूस के बीच इस मिसाइल वॉर में आखिर चल क्या कुछ रहा है, होने क्या वाला है, इससे ये पता चलेगा। आईसीबीएम सैटर्न 2 का जिक्र हो रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी आईसीबीएम मिनटमैन 3 की लॉन्चिंग से पुतिन पर दरअसल दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। पुतिन कभी भी दे सकते हैं सैटर्न 2 की लॉन्चिंग का ऑर्डर, और मैदान जंग में सैटर्न 2 को शैतान माना जाता है। पुतिन ने एक हफ्ते पहले किया था सैटर्न 2 के टेस्ट फायर का ऐलान, और इससे बड़ी हलचल मची हुई। रूस से पहले अमेरिका ने मिनटमैन 3 लॉन्च कर दिया, इससे दबाव और बढ़ता नजर आ रहा है पुतिन पर। दोनों ही मिसाइलें एक दूसरे की धरती पर अटैक करने में सक्षम मानी जाती हैं, और अब इसका इस्तेमाल हो सकता है, इसके आसार चतुर्वेदी जी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है खुदा न खास्ता, तो यह कितना खतरनाक होगा? समीर, बहुत खतरनाक होगा, विध्वंसक होगा। मिनटमैन 3 भी आईसीबीएम है और सैटर्न 2 भी आईसीबीएम है जी। मैं नहीं समझता कि इन दोनों का इस्तेमाल होगा, लेकिन कभी कभी जब आशंकाएं होती हैं उनको प्रिएम्प्ट करने के लिए ये देश इस तरह के इंफॉर्मेशन वॉर करते हैं, जिस तरह से अभी जेलेंस्की ने किया कि वो ये करेगा, और करेगा तो मैं शांति वार्ता में हिस्सा नहीं लूंगा। ये सब चीजें एक लार्जर स्ट्रेटजी के तहत होती हैं। मैं नहीं समझता कि आईसीबीएम का इस्तेमाल यूएसए या रशिया दोनों में से कोई करेगा, लेकिन जरूर एज अ डेटरेंट पावर दे विल यूज इट। यानी कि तिवारी सर, जैसा चतुर्वेदी सर बता रहे हैं, सिर्फ शक्ति प्रदर्शन इसे कहा जा सकता है, चाहे वो आईसीबीएम का प्रदर्शन रूस की तरफ से हो या फिर अमेरिका की तरफ से। और अभी तो हमने देखा कि नॉर्थ कोरिया ने भी ऐसी आईसीबीएम का प्रदर्शन किया। अंजलि, देखिए चतुर्वेदी साहब के स्टेटमेंट से पूरी तरीके से सहमत हूँ। इसका इस्तेमाल होने का प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है, लेकिन एक देखिए, ये यूक्रेन जो है ये एक फील्ड टेस्टिंग सेंटर बन गया है। सारे इक्विपमेंट सभी अपना वॉर टेस्ट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। एक्चुअली रशिया का भी जो मार्केट का एक्सपोर्ट है, जो आर्मामेंट का, वो भी बढ़ गया है, अमेरिका का भी बढ़ गया है। इसमें कुचला जा रहा है खाली यूक्रेन, और यूक्रेन की जनता खाली जेलेंस्की की वजह से। तो इसका जो इंडिकेशन है, ये काफी कुछ कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है, यूक्रेन फोर्सेज आगे बढ़ रहे हैं, इनका जो एक रेल और रोड लिंक है जो रशिया को क्रीमिया से लिंक करता है, और उस पर अगर खतरा आया तो मैं इसको। और ओपी तिवारी सर, ये भी साफ नजर आ रहा है कि भविष्य की किसी जंग को लेकर, यानी कि अब सिर्फ 2 देश जिनके बॉर्डर साझा होते वो नहीं, बल्कि 7 समंदर पार भी जंग कैसे लड़नी, इसकी तैयारी ज्यादा चल रही है। आप देखिए, भीषण जंग के बीच अमेरिका के पूर्व जनरल का बड़ा दावा सामने आया है, क्रीमिया को रूस से आजाद करा सकता है यूक्रेन। ये बहुत बड़ा बयान है। पूर्व जनरल बैन होजेस ने ब्रिटिश मीडिया को यह इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में यह दावा किया है। इंटरव्यू में पूरे प्लान का खुलासा भी किया गया है कि कैसे क्रीमिया, जिस पर 2014 पर कब्जा कर लिया गया था रूस की तरफ से, उससे एक बार फिर से यूक्रेन आजाद करवा सकता है। तो यूक्रेन का क्रीमिया प्लान क्या है, पुतिन इससे क्यों हैरान हो जाएंगे? अब आप ये समझिए, अमेरिका के पूर्व जनरल है बैन होजेस, उनका ये बहुत बड़ा दावा है। एक इंटरव्यू में क्या बात कही आप देखिए, अगस्त तक क्रीमिया को रूस से आजाद करा सकता है, डेडलाइन बता रहे हैं। यूक्रेन को लंबी दूरी वाले हथियार मिले तो सफल हो सकता है ये पूरा प्लान। यूक्रेन को स्ट्रेटजी के साथ हथियारों से करना होगा अटैक। यूक्रेन ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया तो रूस की पकड़ और भी ज्यादा कमजोर होगी, ये भी बताया। यूक्रेन हमले करना जारी रखा तो अगस्त तक क्रीमिया आजाद हो सकता है, ये डेडलाइन डॉक्टर सुमित बता रहे। ये डेडलाइन और ये दावा कितना रियलिस्टिक आपको लगता है क्रीमिया को लेकर? जहाँ तक इस दावे की बात है, तो इसके मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दावे के माध्यम से ये यूएस जो चीफ हैं वो ये कहने का संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे नाटो मेंबर्स अमेरिका सहित देशों को साथ में आना चाहिए यूक्रेन को पुरजोर समर्थन करने के लिए, क्योंकि जो आंतरिक गतिरोध से यूक्रेन झेल रहा है, जो नाटो मेंबर्स के बीच में गतिरोध है कि किस हद तक कब तक हम इस युद्ध में यूक्रेन को साथ देते रहेंगे। तो इसको तो एक इस परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं। दूसरा परिप्रेक्ष्य ये देखिए कि इनके दावे पर आप आ जाइए, तो अभी की स्थिति क्या है? पिछले 1 साल में जो यूक्रेन को समर्थन दिया गया है, उसमें यूक्रेन ने किस हद तक रूस के विरुद्ध अपनी स्थिति को मजबूत करके रखा है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं। लेकिन सर, आप इसको भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यूक्रेन ने तो अपनी जमीन को खोया भी, एक हिस्सा खोया है, और एक हिस्से को वापस पाने की कोशिश करने का दावा किया जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? विरोधाभासी है। यही तो मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था। तो अगर ऐसा है कि 1 साल के अंदर वो उसने अपनी जमीन को सिर्फ न खोया है बल्कि उसकी स्थिति और दयनीय हो गई है, तो ये कहना कि क्रीमिया को वो फिर से वापस ले लेगा अगस्त तक, बिल्कुल सही बात है। और जो बयानात सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि किसी
भी वक्त नाटो वर्सेस रशिया की डायरेक्ट जंग भी अब हमें देखने को मिल सकती है। वहीं वॉर फ्रंट पर यूक्रेन ने जोरदार अटैक किया है, पलटवार किया है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से हमला किया गया है। ट्रक पर लगी एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग का बिल्कुल नया वीडियो इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। यूक्रेन की 5वीं बटालियन के हमले का ये वीडियो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और अब यूक्रेन की माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड के विध्वंसक हमले की तस्वीर आपके सामने होगी, जहां यूक्रेनी फौज ने रूसी ठिकानों को कैसे टारगेट किया। बड़े दावे किए जा रहे हैं कि यूक्रेन की बमबारी में रूसी ठिकाना पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। यूक्रेन की 128th माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड ने यह वार किया है। भारद्वाज सर, क्या इन बयानों के आधार पर जस्टिफाई की जा रही है ज़ेलेंस्की की मांग? क्योंकि अमेरिका का दौरा किया, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मांगी, डिमांड पूरी नहीं हुई, मिड रेंज शॉर्ट रेंज तक उसको रोक दिया गया। दूसरी बड़ी बात, अभी फ्रांस के लिहाज से भी जो मदद की बात कही जा रही थी, मैं नेटो की भूमिका को लेकर भी सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि ज़ेलेंस्की बार बार दोहराते आ रहे हैं इस मांग को कि अब उनके लिए ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स क्यों जरूरी हो चुके हैं युद्ध के 1 साल खींचने के बाद। इसका कारण साफ है, आप रशिया को मिलिट्रीली डिफीट नहीं कर सकते। उन्होंने 3 लाख न्यू ट्रूप मोबिलाइज किए, 50,000 ऑलरेडी लॉन्च कर दिए, 2.5 लाख ट्रेनिंग ले रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात कि ज़ेलेंस्की जानते हैं कि रशिया का मिलिट्रीली डिफीट नहीं होगा जब तक आप नाटो को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और अगर आप लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या कोई भी मिसाइल आप यूज़ करते हैं तो रशिया को भी उतना ही स्पेस मिलता है यूरोप तक पहुंचने का। और ये डायरेक्ट जो कन्फ्रंटेशन होगा मिलिट्रीली वो रशिया और नाटो के बीच में होगा। देखिए, 2-3 बातें तो इस बात से वाकिफ है ना कि यूएस अपने रिजर्व वेपन्स कभी यूज नहीं करेगा। वो एड के नाम पर, यूक्रेन को मिल रही मदद के नाम पर एक सीमित दायरे में ही उसकी मदद कर रहा है ना? बिल्कुल, निश्चित रूप। देखिए, वो यूएस का स्ट्रेटेजी है। यूएस भी नहीं चाहता कि सीधा कन्फ्रंटेशन, वो चाहता है कि रशिया के हथियार यूक्रेन में ही एग्जॉस्ट हो जाए, वहीं तक ही खत्म हो जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि जब तक दोनों में से कोई अपनी मांग से पीछे नहीं हटेगा, कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन नहीं है, कोई नेगोशिएशन नहीं है, और मिलिट्रीली भी ये समस्या दोनों में हल से नहीं कोई होगी। देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि शर्तें ही इतनी ज्यादा जो कि रोड़ा बन रही है। एक और अहम खबर रूसी लीडर्स लेकर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में एक बड़ा दावा किया गया है कि वैगनर ग्रुप चीफ से डरते हैं कई रूसी लीडर्स। पुतिन और प्रिगोजिन में टेंशन बढ़ रही है, तनाव बढ़ने की भी खबर है। वैगनर ग्रुप चीफ से डरते हैं कई रूसी लीडर्स, ये एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। रिपोर्ट में पुतिन के करीबी सरगेई मार्कोव के बयान का भी हवाला दिया गया है। वैगनर ग्रुप से डरने की बात इस रिपोर्ट में सामने आ रही है। वैगनर ग्रुप वो ग्रुप है जो कि रूस के साथ मिलकर के युद्ध में लड़ रहा है यूक्रेन के खिलाफ। और उस बीच में अगर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं तो जाहिर है कि वॉर स्ट्रैटेजी में तनाव की भी जानकारी हो सकती है, तभी इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। रूसी नेताओं को वैगनर चीफ से आखिर डर क्यों लगता है, जो दावा किया जा रहा है उसके हवाले से क्या जानकारी है, इंफॉर्मेशन वॉल पर देखिए आपके सामने रख रहे हैं। पुतिन के करीबी मार्कोव ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है और उसी इंटरव्यू में यह कहा गया है क्रेमलिन के कुछ नेताओं को प्रिगोजिन से डर लगता है। ये मार्कोव का बहुत ही सनसनीखेज बयान है। प्रिगोजिन से फैसले से डरते हैं क्रेमलिन के कई नेता, यानी कि वैगनर ग्रुप चीफ जो फैसला लेते हैं उसे काटने की कुव्वत नहीं होती है। क्रेमलिन से जो नेताएं हैं, रूसी लीडर्स हैं, उनके सामने प्रिगोजिन के खतरनाक फैसलों से डरते हैं कई रूसी नेता, ये बात भी सामने आ रही है। वहीं क्रेमलिन ने रूसी मीडिया के लिए जारी किया है आदेश। क्या आदेश जारी किया गया है ये भी बताते हैं आपको। आदेश यह है कि प्रिगोजिन को ज्यादा प्रमोट नहीं करने का आदेश है, यानी कि रूसी मीडिया को कहा गया है कि वैगनर ग्रुप चीफ को ज्यादा प्रमोट अपनी खबरों में ना करे। डर के चलते प्रिगोजिन से दूर रहना चाहते हैं कई रूसी लीडर। अब इतना ज्यादा क्या डर है प्रिगोजिन से रूसी नेताओं को, ये भी समझने वाली बात है। एक्सपर्ट से बात करेंगे इसके बारे में। मार्कोव के बयान से साफ है कि पुतिन और प्रिगोजिन में टेंशन बढ़ रहा है, तनाव बढ़ने की खबर है। चतुर्वेदी सर, अगर तनाव इतना ज्यादा है प्रिगोजिन और पुतिन के बीच में, तो फिर ये युद्ध कैसे कामयाब होगा जो कि यूक्रेन के खिलाफ छिड़ा हुआ है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? इस खबर में कितना दम नजर आता है? अंजलि, ये पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। दुश्मन के एरिया में आप दिखाना चाहते हैं कि विरोधाभास है, अपर हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में मतभेद हैं, लीडरशिप और आर्म फोर्सेस में ठीक नहीं बन रहा माहौल, ये सब चीज़ें इस पार्ट ऑफ इट। ये मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आज के दिन
रशिया में पुतिन पूरी तरह से कमांड में है और ये जो ऑपरेशन चल रहा है वो प्रॉपर उनके अधीन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और वैगनर ग्रुप, ये सब उनके ऑर्डर्स का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। इसमें कोई मतभेद नहीं है। ये सब एक पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। और ठीक है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ये आपको हिस्सा लग रहा है वीके चतुर्वेदी सर, और इसमें कोई खास दम नजर नहीं आता है। लेपर्ड 2 टैंकों की ट्रेनिंग लेंगे यूक्रेनी सैनिक। अगले हफ्ते से शुरू होगी यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए जर्मनी पहुंच गए हैं यूक्रेनी सैनिक। तो देखिए, इसका काफी लंबे अरसे से इंतजार हो रहा था कि जर्मन जो लेपर्ड टैंक हैं उन्हें चलाना कैसे है ये सिखाया जाए यूक्रेनी सैनिकों को। और अब यूक्रेनी सैनिकों की कई बटालियंस भेज दी गई हैं जर्मनी, जहां अगले हफ्ते से उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। तो देखिए तिवारी साहब, लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि बड़े बड़े हथियार, मेन बैटल टैंक्स मिल तो रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज से, लेकिन उन्हें यूक्रेनी सैनिक चलाएंगे कैसे? अब उसके भी इंतजाम पुख्ता तौर पर नजर आ रहे हैं। समीर देखो, बिल्कुल पॉइंट सही है। ये क्या दिखा रहा है? ये दर्शा रहा है कि वॉर लंबी खींचनी है। कोई 1, 2 या 10 या 14 टैंक देने से कोई टैंक के स्क्वाड नहीं बन जाएगा ताकि लड़ सकते हैं। ये सांकेतिक है, ये छुटमुट या कंट्रोल्ड वॉर है, छोटे छोटे लोकलाइज्ड स्नो वॉर से स्प्रिंग के टाइम को बाय करने में ज़ेलेंस्की कामयाब रहे ना? ये ज़ेलेंस्की बहुत कामयाब हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अपना वर्ल्ड ओपिनियन और अपना इमेज भी बढ़ाने में काफी कामयाब रहे हैं। अब प्रूव करना चाहते हैं कर, लेकिन किस कॉस्ट पे? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यूक्रेन की सारी जनता के लाइफ में उसके कॉस्ट पर ये ज़ेलेंस्की आगे बढ़ रहे हैं। और उसका उनको जो फ्यूल जो दे रहा है, नाटो देश और छोटे मोटे 10 टैंक भेज दिए, कोई 2 जहाज भेज दिया या कुछ एयर डिफेंस इक्विपमेंट भेज दिया, जिससे कोई पुख्ता रूप से सही बात है। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जो तमाम तैयारियां नजर आ रही हैं, जंगी तैयारियां दिख रही हैं, वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि कहीं दूर दूर तक जंग खत्म होने के कोई आसार फिलहाल नहीं दिख रहे। और यही सबसे चिंताजनक पहलू है इस युद्ध का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।